गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात की समस्याएं और रियासतों का विलय। आज़ादी से पूर्व इन देसी रियासतों की संख्या 542 थी, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 48% और जनसंख्या की 20%। इनमें से कुछ रियासत जैसे कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर इतने बड़े थे कि इनकी तुलना यूरोपीय महाद्वीप की कुछ देशों से की जाती थी। उनकी तुलना यूरोपीय महाद्वीप के देशों से की जा सकती थी क्योंकि ये रियासतें काफ़ी बड़ी थी। कौन कौन सी? कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। साथ ही कुछ इतनी छोटी थी कि जिनकी वार्षिक आय एक सामान्य होटल से भी कम थी। कहने का मतलब ये है कुछ कुछ रियासतें बहुत बड़ी थी, जैसे कंट्री होते हैं, देश होते हैं, और कुछ रियासतें ऐसे थी जिनकी एक होटल की जिनकी वार्षिक आय इनकम कितनी होती थी, एक होटल की होती थी, वो भी कम होटल से भी कम, सामान्य होटल से। ये देसी रियासतें सामान्यतः अंग्रेजों की पक्षपाती रही। इन रियासतों में राजकीय जागरण वर्ष 1921 से आरंभ। 1926 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का उद्भव हुआ। अब आएगा क्वेश्चन, ऐसे आ सकता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का उद्भव कब हुआ? तो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में। और जिसका प्रथम अधिवेशन एलौर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय की अध्यक्षता में 1927 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामचंद्र राय ने, एम रामचंद्र राय ने की थी। कब की थी? 1927 में एलौर में की थी। जबकि वर्ष 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन रियासतों के उत्तरदायी शासन की बात कही थी। वर्ष 1936 में इन रियासतों में जन आंदोलन तीव्र गति से बढ़ा, जब वर्ष 1935 में इन रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई। आज़ादी से पूर्व कैबिनेट मिशन ने लॉर्ड एटली की घोषणा क्या थी कि हम भारत को जून 1948 से पहले क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। माउंटबेटन की योजना में इनके बारे में विचार रखे गए और यही कहा गया कि अंग्रेजों के चले जाने पर ये स्वतंत्र होंगे और इनकी इच्छा भारत में सम्मिलित होना चाहेंगे तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, और पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, और यदि दोनों राष्ट्रों में नहीं सम्मिलित होंगे तो स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। तीन जून 1947 को माउंटबेटन योजना में उल्लिखित था कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के पश्चात इन रियासतों की इच्छा पर होगा कि पाकिस्तान या भारत में से किसी में भी शामिल हो सकते। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का कार्यभार संभाल लिया। आप सभी को पता है कि सरदार पटेल उस समय क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। उनकी मुख्य सहायक सचिव बीपी मेनन थे। सरदार पटेल ने, और हाँ, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और इन्होंने रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रजवाड़ों की देशभक्ति की भावना को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीन बनाकर अपने को शामिल कर लें और शेष मामले भी स्वतंत्र रहेंगे। 40 दिन के तूफानी दौर अर्थात 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था, और जब वहाँ की अधिकांश जनता भारत में सम्मिलित होना चाहती थी तो सम्मिलित।
सब जनमत संग्रह के माध्यम से सम्मिलित किया गया। जम्मू कश्मीर व हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर के सभी रजवाड़े, सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। अब आता है कि जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ कहाँ पे है? सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो चारों दिशाओं से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। जूनागढ़ के नवाब 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता किसमें शामिल होना चाहती थी? भारत में, क्योंकि वहाँ की जनता हिंदू थी जो भारत में शामिल होना चाहती थी। इस कारण उन लोगों ने जन आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी भय से यहाँ के नवाब को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, भारत सरकार को वहाँ पर हस्तक्षेप करने हेतु आमंत्रित किया। किसने? शाहनवाज भुट्टो। इसके पश्चात भारतीय सेना इस रियासत में प्रवेश कर गई और फरवरी 1948 में इस रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह, क्योंकि जनता वहाँ की चाहती थी भारत में सम्मिलित होना, तो जो निर्णय लिया गया वो भारत के पक्ष में गया।